नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की 11 खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं दिन भर की 11 प्रमुख खबरों का सिलसिला। किसी भी प्राधिकरण के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यापारी को केंद्र सरकार करेगी मदद। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि विश्व अब भारत को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में देखता है। वह आज नई दिल्ली में व्यापारी उद्यमी सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। आज भारत को दुनिया का विश्वास हासिल होने पर जोर देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित देश अब भारत के साथ व्यापारिक समझौते करने के लिए खासे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर समझा जाता था और निवेशकों के कमजोर करने के उद्देश्य से भारत आने को लेकर संदेह रखता था। पारदर्शिता और कारोबारी सुगमता पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों और उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन व्यापारियों को पूरा समर्थन देगी जिन्होंने किसी प्राधिकरण द्वारा उत्पीड़न किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने व्यापारियों से लोगों और व्यवसायों पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए सरकार के साथ काम करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि उन्हें व्यापार के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं व नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए अनावश्यक बोझिल और हतोत्साहित करने वाले कानूनों एवं नियमों को खत्म करने की जरूरत है। पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापारियों से भारत की ओर से दुनिया को पेशकश की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप। भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बुरी तरह फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से इस संगीन मामले की जांच 3 माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की ओर से कोताही बरती गई, यानी आनाकानी की गई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है। बताया जाता है कि निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता है, लेकिन दिल्ली की रहने वाली उक्त महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी। पीड़िता का आरोप था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया, वह जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका की जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जाहिर है उन्हें सर्वोच्च अदालत से राहत अभी तत्काल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई करने की बात कही है। शाहनवाज हुसैन की ओर से वकील मनीष पॉल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना से मामले की तुरंत सुनवाई का आग्रह किया था। वकील ने कहा था कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो इस याचिका का कोई मतलब नहीं रहेगा। यह भी कहा कि शाहनवाज हुसैन की 30 साल की पब्लिक लाइफ है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी दलील को नकारते हुए कहा कि मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में AK-47 से भरी मिली नाव। महाराष्ट्र सरकार का दावा ऑस्ट्रेलिया से है संबंध। महाराष्ट्र के समुद्री तट पर एक विदेशी नाव मिलने से
हड़कंप मच गया है। लोग एक बार फिर मुंबई जैसी घटना की आशंका से भयभीत हैं। इस नाव में 3 AK-47 राइफल और अन्य हथियार मिलने के बाद सुरक्षा व्यापक स्तर पर बढ़ा दी गई है और इसको लेकर खौफ की स्थिति बन गई। मामले की जांच की जा रही है। इसके लिए स्थानीय पुलिस और NIA की टीम मौके पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार अभी तक इस घटना में किसी आतंकी एंगल का संकेत नहीं मिला है। नाव पर किसी भी व्यक्ति के सवार होने की जानकारी भी अब तक नहीं मिली है। बताया जाता है कि कुछ स्थानीय लोगों ने मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीवर्धन क्षेत्र में इस नाव को लावारिस हालत में देखा। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई। नाव में 3 AK-47 और अन्य हथियार मिले हैं। इसका खुलासा मछुआरों ने किया। मामले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई महिला के स्वामित्व वाली नाव रायगढ़ जिले के तट से बरामद हुई है। उनके अनुसार स्थानीय मछुआरों को रायगढ़ तट पर 16 मीटर लंबी एक नाव क्षतिग्रस्त हालत में मिली। पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के बाद नाव की गहन जांच की गई। देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बताया कि नाव में 3 AK राइफल, कारतूस और नाव से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। जैसे ही घटना का पता चला, तट पर नाकाबंदी का आदेश दिया गया और हाई अलर्ट जारी किया गया। भारतीय तटरक्षक बल और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी तुरंत इसकी सूचना दी गई। तलाशी के दौरान नाव से एक लाइफ बोट भी मिली है। इस नाव का नाम लडिहन है और यह एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हाना लॉर्ड ऑर्गन नामक महिला के स्वामित्व में है। उनके पति जेम्स हॉवर्ड उक्त नाव के कप्तान हैं, जो 26 जून 2022 को सुबह 10 बजे मस्कत से यूरोप जा रही थी। दुष्प्रचार फैलाने पर 8 YouTube चैनलों को केंद्र सरकार ने किया ब्लॉक। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 16 अगस्त 2022 को 8 YouTube आधारित समाचार चैनलों, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। ब्लॉक किए गए इन YouTube चैनलों की कुल दर्शकों की संख्या 114 करोड़ से भी अधिक थी और उन्हें 85 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा सब्सक्राइब किया गया था। विशेषज्ञों ने जब उसके कंटेंट का विश्लेषण किया तो इनमें से कुछ YouTube चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री का उद्देश्य भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाना पाया गया। ब्लॉक किए गए YouTube चैनलों के विभिन्न वीडियो में झूठे दावे किए गए थे। ऐसे उदाहरणों में भारत सरकार ने धार्मिक संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया। भारत सरकार ने धार्मिक त्योहारों के उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रकार के कंटेंट इस YouTube में चलाए गए हैं फर्जी तरीके से। भारत में धार्मिक युद्ध की घोषणा आदि जैसी फर्जी खबरें भी इस YouTube में शामिल की गई हैं। इस तरह के कंटेंट से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकने और देश में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकने की आशंका बनी रहती है। इन YouTube चैनलों का इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू एवं कश्मीर आदि जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए भी किया जाता रहा है। ऐसे कंटेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की दृष्टि से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया। मंत्रालय ने ब्लॉक किए गए ऐसे कंटेंट को भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया है। इसलिए ऐसे कंटेंट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के दायरे में शामिल किया गया और इन सभी 8 YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने नागालैंड मामले में नरेंद्र मोदी सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने आज नागालैंड मामले पर प्रेस वार्ता कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार के माध्यम से नागालैंड को खत्म करने वाली भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए कि वहां की समस्या के समाधान के लिए किए गए एग्रीमेंट को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने मोदी सरकार पर नागालैंड विवाद को बिगाड़ने का
आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा एनसीएन के आर्म्स ग्रुप का चुनाव जीतने के लिए दुरुपयोग करती है। अजय कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने नागा समस्या के समाधान को लेकर बड़े दावे किए थे, लेकिन आज तक स्थिति पूर्ववत ही नहीं बल्कि खराब हुई है। उन्होंने सरकार व भाजपा नेताओं पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि नागा समस्या के समाधान के बारे में 3 अगस्त 2015 को पीएम हाउस में समझौता होने का दावा बड़े जोर शोर से किया गया था, लेकिन इस समाधान के बारे में कोई प्रपत्र जारी नहीं किया गया। नागालैंड की समस्या को लेकर क्या एग्रीमेंट हुआ था, इसकी भी जानकारी आज तक देश को नहीं दी गई है। अजय कुमार ने कहा कि नागा आर्म ग्रुप के साथ जो समझौता हुआ उसका कोई कागज नहीं है। देश यह जानना चाहता है कि क्या एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि केवल झूठा ढोल पीटा गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने नरेंद्र मोदी सरकार को देश के लिए खतरा बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल चुनाव जीतने तक रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा के साथ जितना खिलवाड़ इस सरकार ने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनएससीएन आर्म्स ग्रुप नागालैंड की जनता से फिरौती वसूलती है। इधर रोहिंग्या मामले पर दिल्ली में राजनीति तेज हो चली है। दिल्ली सरकार का केंद्र को पत्र। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर आज केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने की साजिश है। दिल्ली के सीएम और गृह मंत्री की जानकारी के बिना रोहिंग्यास को फ्लैट देने की योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि गुपचुप मीटिंग के बाद केंद्र की मंजूरी के लिए फाइल सीधे चीफ सेक्रेटरी से एलजी को भेजी गई। मनीष सिसोदिया ने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से छिपाकर ये साजिश क्यों रची जा रही है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने रोहिंग्यास को अवैध रूप से स्थायी आवास देने की मोदी गवर्नमेंट की साजिश पर होम मिनिस्टर अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की भी मांग की है। उन्होंने दिल्ली के होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की जानकारी में लाए बिना इसकी फाइल एलजी के पास भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की सहमति के बिना यह हुआ तो इनकी तुरंत जांच होनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र पर राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थायी निवास देने की गुप्त रूप से कोशिश करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरदीप पुरी जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र जो सुबह इस खबर को अपनी उपलब्धि के रूप में सूचीबद्ध करते नहीं थक रही थी, अब आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद दिल्ली सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है। जबकि सच यह है कि केंद्र सरकार गुपचुप तरीके से रोहिंग्याओं को दिल्ली में स्थायी निवास देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं। केंद्र चाहता है कि इसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि रोहिंग्याओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। कॉलोनी में लगभग 250 परिवार वाले रहते हैं, जिसमें कुल 1100 रोहिंग्या निवासी हैं। उल्लेखनीय है कि कल गृह मंत्री ने इस मामले पर गृह मंत्रालय की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि ऐसा कोई निर्णय गृह मंत्रालय की ओर से नहीं लिया गया है ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स देने को लेकर। इधर गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनावी शंखनाद हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आज गुजरात में विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के चुनावी अभियान के लिए पोस्टर जारी किया। पत्रकार वार्ता में गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा, राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद थे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की और जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची भी जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि भाजपा के पास न तो नीति है और न ही काम करने की नीयत। उन्होंने गुजरात और राजस्थान के विकास की तुलना करते हुए गुजरात में बदहाल स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली बार ही उन्हें गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बात को नरेंद्र मोदी ने उछाला और नाटकबाजी कर जनता को भ्रमित कर दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा के पास न तो निर्णय करने की क्षमता है और न ही नीति है। पीएम मोदी केवल ड्रामेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि 27 साल पहले वे सीएम बने थे और तब वो कहते थे कि गुजरात काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य या सड़कें सभी मायने में गुजरात राजस्थान से पीछे है। इसके लिए भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, जो आश्चर्यजनक निर्णय है। उन्होंने कोरोना के दौरान गुजरात में जनता को हुई भारी दिक्कतों की चर्चा करते हुए कहा कि गुजरात में इसलिए ये कमी रही क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवा अधिकतर निजी हाथों में है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को अपना मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट बदलनी पड़ी। यह इसलिए किया क्योंकि भाजपा की पूरी कैबिनेट निकम्मी थी, कोरोना के दौरान काम नहीं किया और गुजरात की जनता को परेशानी उठानी पड़ी। गहलोत ने आरोप लगाया कि लोगों को सुविधाएं देने में भी भाजपा ने भेदभाव किया, यहां तक कि कोरोना की वैक्सीन भी भाजपा के दफ्तर में बांटे जा रहे थे। पटना में दिन दहाड़े सेना के जवान की गोली मारकर हत्या। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार बनने के बाद से राज्य में हत्या और लूट की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। लगातार पिछले एक सप्ताह से यह क्रम जारी है। पटना के कंकड़बाग में आज सुबह हमलावरों ने सेना के एक जवान की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। यह जघन्य वारदात भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई है। बताया जाता है कि सेना का जवान बबलू कुमार घटना के पटना के कुम्हरार इलाके का रहने वाला था। वह अरुणाचल प्रदेश में तैनात था और छुट्टी में घर आया हुआ था। पुलिस का कहना है कि गुरुवार सुबह वह अपने भाई के साथ किसी कारण से बाइक से पाटलिपुत्र स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान कंकड़बाग पुरानी बाईपास पर बाइक सवार दो युवकों ने पहले उसे ओवरटेक किया, गाड़ी रोकी और उससे ही पटना जंक्शन का पता पूछा। जैसे ही जवान ने मोटरसाइकिल रोकी, हमलावर ने पीछे से उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगने से घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बबलू को गोली मारने के बाद उसके भाई को भी हमलावरों ने गोली मारनी चाहिए, लेकिन वो भाग गया और उसकी जान बच गई। एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ढिल्लो का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इससे पूर्व बिहार की राजधानी पटना में ही बुधवार को ही कथित प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक ने 15 वर्षीय लड़की के गले में गोली मार दी थी। इस घटना की पूरी गतिविधि मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना बेउर थाना क्षेत्र के सियारा के इंदपुरी इलाके की है। पुलिस ने दावा किया है कि यह घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई है। झूठे केस में फंसे लोगों को मुआवजा देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। देश में पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरे को परेशान करने के लिए झूठे मामले दर्ज करने की बार सी आ गई है। इसका खुलासा जब होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और आरोपी भारी नुकसान उठा चुका होता है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की राय बिल्कुल अलग है। ऐसे ही एक झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसाए गए लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था बनाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार के देखने का विषय है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में 20 साल तक रेप के फर्जी आरोप में जेल में रहने वाले यूपी के विष्णु तिवारी का हवाला देते हुए कोर्ट से मुआवजा देने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले पर याचिकाकर्ताओं ने लॉ कमीशन की 277वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। 2018 में सरकार को सौंपी गई इस रिपोर्ट में झूठे मुकदमे में फंसाए गए लोगों को मुआवजा देने की सिफारिश भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 23 मार्च को इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस
जारी किया था। अदालत की नोटिस के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में यह बताया गया कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर राज्यों से राय मांगी गई है। अभी तक केवल 16 राज्यों ने अपने जवाब दिए हैं। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस यू ललित और एस रविंद्र भाट की बेंच ने केंद्र के जवाब को देखते हुए कहा कि यह विषय सरकार के लिए विचार करने का है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से आदेश देकर इसे जटिल नहीं बनाना चाहता। याचिकाकर्ता की वकील विजय हंसारिया ने अपनी दलीलों से जजों को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजे की व्यवस्था बनाना निचली अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया को और जटिल बना देगा। अदालत ने साफ कर दिया कि यह व्यवस्था पहले से भी है, क्योंकि कोई व्यक्ति झूठे मुकदमे के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर सकता है। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के बोलीदाताओं के साथ किए 16 समझौते। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयला मंत्रालय द्वारा निकट भविष्य में 107 से अधिक कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री कोयला खदान बोलीदाताओं को आज संबोधित कर रहे थे। कोयला मंत्रालय ने आज यहां कोयले की बिक्री की 13वीं किस्त, 14वीं किस्त और 12वीं किस्त के दूसरे प्रयास के तहत 16 कोयला खदानों के लिए सफल बोलीदाताओं के साथ करार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 4 महीनों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने लगभग 207 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोयला मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष में 900 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है और सीआईएल का लक्ष्य 700 मिलियन टन का है। कोयला मंत्री जोशी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और कोयला आधारित बिजली उत्पादन में इस वर्ष 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू कोयले का उत्पादन 22% बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत की जरूरत 1.5 बिलियन टन कोयले की होगी। कोयला क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए भी श्री जोशी ने सफल बोलीदाताओं से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। महिला 10 बच्चे को देती है जन्म तो मिलेंगे 13 लाख रुपए। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। भारत जैसा देश एक तरफ जनसंख्या वृद्धि से पैदा होने वाली समस्याओं से जूझ रहा है, तो दुनिया के कई देश जनसंख्या कम होने से भी परेशान हैं। इस श्रेणी में रूस भी आ खड़ा है, जहां जनसंख्या कम होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है और यहाँ की पुतिन सरकार परेशान है। दरअसल कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस में जनसंख्या का संकट गहराने लगा है। देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक गजब का फरमान सुनाया है। पुतिन ने रूसी महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने और उनको जिंदा रखने के लिए 13,500 पाउंड दिए जाने की घोषणा की है। देश में ही नहीं, कूटनीतिक हलकों में भी व्लादिमीर पुतिन की इस घोषणा को उनकी हताशा के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन सरकार की ओर से इस योजना को मदर हीरोइन का नाम दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने इसे रूस की घटती आबादी को फिर से बढ़ाने के उपाय के रूप में घोषित किया है। रूसी राजनीति और सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर जेनी मैथर्स ने टाइम्स रेडियो पर बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है। चर्चा है कि सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ही 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की जानें जा चुकी हैं। दूसरी तरफ कोरोना के कारण भी रूस में हजारों लोगों की जानें गई हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मदर हीरोइन योजना को इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अब एक खास रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हो रही तैयारी को लेकर। मतदाता सूचियां वहां तैयार की जाने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 25 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की संभावना है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार ने बुधवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में करीब 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की उम्मीद है।
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने 25 नवंबर तक मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन को पूरा करने के लिए चल रही कवायद को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया है। हितेश कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का यह व्यापक अभियान सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कर उन्हें त्रुटि मुक्त अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में जारी पुनर्निर्धारित समय सीमा के अनुसार एक एकीकृत मतदाता सूची का मसौदा 15 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि सूची को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 15 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच निर्धारित की गई है। इसके बाद 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले 19 नवंबर को मानदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन और डेटाबेस को अद्यतन करने तथा पूरक की छपाई के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना तय किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी 2019 के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन हो रहा है और इसलिए हम मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले 3 वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने 18 या 18 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। हितेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद बहुत से लोग जो मतदाता के रूप में सूचीबद्ध नहीं थे, वे अब मतदान करने के पात्र बन गए हैं और इसके अलावा जो कोई भी सामान्य रूप से रह रहा है वह भी जन अधिनियम के प्रतिनिधित्व के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से अधिक आयु के करीब 98 लाख लोग हैं, जबकि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार सूचीबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या 76 लाख है। कुमार ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति के पास जम्मू कश्मीर का अधिवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि 600 मतदान केंद्र जोड़े गए हैं और अब जम्मू कश्मीर में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 11,370 हो गई है। इसको लेकर अब राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। आज महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका विरोध किया। उन्होंने आशंका जताई कि बाहर से मतदाताओं को लाकर इस जम्मू कश्मीर में बाहरी मतदाताओं की संख्या जानबूझकर बढ़ाई जा रही है और यह भाजपा सरकार षड्यंत्र रच रही है। इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया वहां के निर्वाचन अधिकारी ने। तो ये थी आज की 11 खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।